हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ हीमोपोइटिक सिस्टम। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि चैप्टर 4 ओसेस सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया था। जॉइंट्स वगैरह जितनी बोन्स वगैरह थी सब हमने अच्छे से पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ हीमोपोइटिक सिस्टम। और इसका थोड़ा सारा पहले आपका सिलेबस का रिव्यू करा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको इसमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो आपको इसमें पढ़ना है ब्लड के बारे में, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, और जो ब्लड है उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस यानी कि ब्लड किस तरीके से हमारी बॉडी में बनता है, खून किस तरीके से हमारी बॉडी में बनता है, इसको हमें पढ़ना है। करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, इनके फंक्शन क्या क्या हैं और इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, यह हमें पढ़नी है। ब्लड क्लॉटिंग हमें पढ़नी है और जो ब्लड ग्रुप है वो और उसकी इंपॉर्टेंस हमें काफ़ी अच्छे से पढ़नी है चैप्टर 5 में, दैट इज़ हीमोपोइटिक सिस्टम में। ये जो चैप्टर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, तो इस चैप्टर को हम 4 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। 4 लेक्चर्स में पूरे हीमोपोइटिक सिस्टम को हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, उसकी कंपोजिशन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और कंपोजिशन में हम प्लाज्मा, ठीक है, जो और जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं थे, ठीक है, थोड़ा सारा उसका हम ओवरव्यू कर लेंगे ब्लड कॉर्पसेल्स का, और रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम डब्ल्यूबीसीज को और उसके जितने डिसऑर्डर्स वगैरह जो भी फंक्शंस हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर में प्लेटलेट्स को, ब्लड क्लॉटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ जो लेक्चर होगा उसमें हीमोपोइसिस को और ब्लड ग्रुप को, फंक्शंस ऑफ ब्लड को, इसको हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो दैट आज का हमारा चैप्टर 5 का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में, जिसमें आपको प्लाज्मा पढ़ना है और प्लाज्मा में जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमें पढ़नी है। इसमें जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, ठीक है। ब्लड कॉर्पसेल्स का थोड़ा सारा ओवरव्यू कर लेंगे और फिर रेड ब्लड सेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा रेड ब्लड सेल्स, इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, सब चीज़ें। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। जिनके पास नोट्स हैं, जिन्होंने नोट्स परचेज कर लिए हैं ऑलरेडी, एप्लीकेशन ओपन कर नोट्स साथ में लेकर बैठें। ठीक है, सो दैट काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक नोट्स परचेज नहीं करे हैं तो हमारी एप्लीकेशन है एमडीएस फार्मेसी की, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इन नोट्स को परचेज करने के बाद में आपको किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल, कोई भी बुक, किसी भी टाइप का कुछ भी आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सीनियर से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने टीचर से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद के नोट्स बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इवन दैट कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बिकॉज दिस नोट्स इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड आपका जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड भी, ठीक है, एग्ज़िट एग्ज़ाम तक की प्रिपरेशन भी आपकी इन्हीं नोट्स से हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपके सिलेबस पर बेस्ड ये नोट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। इन नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 बुक्स या 10 बुक्स को पढ़ने से बेहतर यह है कि एक ही जो नोट्स हैं उनको ही 10 बार अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, सो दैट लेक्चर को करना है स्टार्ट। नोट जिन्होंने परचेज़ नहीं करे हैं, नोट्स परचेज़ कर लो, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ पाए और एक टेंशन आपकी नोट्स बनाने की ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, याद करना रह जाएगा, तो जो टाइम आप अपना नोट्स बनाने में लगाते, ठीक है, वो टाइम नोट्स को याद करने में, समझने में लगाओ, ताकि कि अपना बेस्ट दे पाओ और टॉप कर सको आप अपने कॉलेज में। ब्लड क्या होता है भाई, चैप्टर 5 चैप्टर का नाम है हीमोपोइटिक सिस्टम। ठीक है, हीमोपोइटिक सिस्टम नाम से ही पता चल रहा, चैप्टर के नेम से ही, कि ब्लड की बात हो रही। ठीक है, ब्लड यानी कि खून जो कि हमारी बॉडी में होता है क्या ब्लड। ब्लड कैसा होता है भाई, लाल कलर का। आपको पता है कि सर लाल कलर का विस्कस एक फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, पूरी बॉडी में वो एज अ मतलब दौड़ता है, ठीक है, गश्त करता है। ठीक, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखने की कोशिश की है कि भाई ब्लड जो है रेड कलर का, विस्कस, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, यानी कि जैसा पानी होता है एकदम पतला, तो पानी की तरह नहीं होता, थोड़ा सारा गाढ़ा होता है स्लाइटली, जैसे कि आपका मिल्क। ठीक, तो स्लाइटली कैसा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल
ब्रेन है, ठीक है, हार्ट जो ब्लड ठीक है पंप कर रहा है, तो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, ब्रेन में भी जा रहा है, पूरी बॉडी को आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू है, सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में, सर्कुलेटिंग इन द बॉडी, एंड इज मेनली कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। और मेनली किसका बना हुआ होता है? ब्लड, प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। खून की जो सेल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं, ठीक है, उनसे मिलकर और प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ होता है। अब ब्लड सेल्स क्या क्या है, प्लाज्मा क्या है, आगे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द बॉडी इज़ अबाउट 6 लीटर्स, ठीक है। एक हेल्थी ह्यूमन बींग में 6 लीटर, 5.5 से लेकर 6 लीटर तक खून होता है। किस में? मैन में, ठीक है, मैन में। जबकि वुमेन में 4.5 टू 5 लीटर तक होता है, ठीक। एंड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8% हमारी पूरी जो बॉडी वेट है उसमें से 8% जो वज़न होता है वो किसका होता है? ब्लड का होता है, ठीक है। 8% किसका होता है? ब्लड का होता है मेनली। द ब्लड इज़ स्लाइटली एल्कलाइन हैविंग अ pH ऑफ अबाउट 7.4, ठीक है। कैसा होता है ब्लड? स्लाइटली एल्कलाइन होता है, इसका pH होता है 7.4, ठीक है, आर्टरीज में, वेंस में जबकि 7.2 होता है, ठीक है। लिटिल हैवियर होता है, वाटर से थोड़ा भारी होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसके लगभग 1.055, ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि pH कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, कितना होता है ह्यूमंस में, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट द वेरियस एसेंशियल सब्सटेंसेस, बहुत सारे जो एसेंशियल ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में उसको एज अ ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करता है, एज अ व्हीकल के तौर पर ये काम करता है, ठीक है। जैसा आप कार में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ब्लड जो है सिमिलरली यही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि जो भी सब्सटेंस हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है, इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ड्रग आपने इंटेक करी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एस्पिरिन टैबलेट ली सर दर्द के लिए, आपके है सर में दर्द, आपने एस्पिरिन टैबलेट ले ली, कहाँ गई? आपके स्टमक में गई, ठीक है। इस स्टमक से आपके ब्रेन तक कैसे पहुंची? कौन लेकर गया? ब्लड ही तो लेकर गया कि भाई वो जो ड्रग थी एस्पिरिन वो एब्जॉर्ब हुई, ब्लड में मिली, ब्लड कहाँ गया? ब्रेन में गया, और वहाँ पर जाकर उसने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, ठीक। वेरियस एसेंशियल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जैसे कि बॉडी के जैसे कि ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकेशंस हैं, दवाइयाँ वगैरह एक्सेट्रा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है ब्लड। तो बेसिकली ब्लड इज़ कंपोज ऑफ 45% ऑफ द ब्लड सेल्स एंड 55% ऑफ द प्लाज्मा। 45% ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं खून की सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं 45% ब्लड में, और 55% प्लाज्मा होता है। तो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है ब्लड सेल से और ब्लड प्लाज्मा से। ब्लड प्लाज्मा कितने परसेंट? 55%, ब्लड सेल्स कितने परसेंट? 45%, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है भाई? प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड का ही पोर्शन है 55% जो कि होता है, ठीक है, लिक्विड पोर्शन है। स्लाइटली येलो कलर का एल्कलाइन फ्लूइड होता है। कैसा कलर? इट इज़ स्लाइटली येलो कलर, हल्के पीले कलर का एल्कलाइन फ्लूइड होता है। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? स्लाइटली येलो कलर का होता है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक। यानी कि अगर मैं ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लूँ, ब्लड में से अगर मैं 55% जो प्लाज्मा है ब्लड में वो प्लाज्मा मैं निकाल लूँ, तो उस प्लाज्मा का कलर कैसा होगा? उस प्लाज्मा का कलर होगा स्लाइटली येलो कलर, ठीक है। कंसिस्ट करता है लगभग 55% ये ब्लड का। कंपोज होता है, बना हुआ होता है किससे? प्लाज्मा में अप्रॉक्सीमेटली 90% पानी होता है, ठीक है। रिमेनिंग जो 10% बचा, उस 10% में प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? सेवरल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाई जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, ठीक है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स हैं, इसी तरीके से ग्लूकोज है, ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से विटामिन्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स पाए जाते हैं जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, जो कि एक्सक्रीट करना जिनको ज़रूरी होता है वो पाए जाती हैं प्लाज्मा में। हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। प्लाज्मा कैरीज दीज ऑल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी एंड मेंटेन अ हेल्थी बैलेंस। प्लाज्मा क्या करता है भाई? कैरी करता है ये सारे के सारे सब्सटेंसेस पूरी बॉडी में और मेंटेन करता है एक हेल्थी बैलेंस, ओके। तो ये था प्लाज्मा की कंपोजिशन। अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है।
डिटेल में हम इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं प्लाज्मा की। सो दैट प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा में बेसिकली क्या क्या होता है मैंने आपको बताया भाई। वाटर होता है कितने परसेंट, प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 90 to 92%, 90 से 92% पानी होता है, वाटर होता है कि जो मेन सॉल्वेंट है, एज अ मेन सॉल्वेंट के तौर पर, ठीक है। फॉर न्यूट्रिएंट्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट जितनी है ये सारी की सारी चीज़ें इस वाटर में घुली हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा प्रोटीन्स इसके अंदर पाई जाती हैं। प्लाज्मा कंटेन करता है लगभग 7 से 8% प्रोटीन्स, ठीक है। डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा प्रोटीन से घुली रहती हैं प्लाज्मा में। ये जो प्रोटीन्स हैं ये कौन कौन सी हो सकती हैं, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, थ्रोम्बिन है या फाइब्रिनोजन, ठीक है, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन को। अब देखो जितनी भी प्रोटीन्स है ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, सारी की सारी प्रोटीन्स किस में बनती हैं, लीवर में बनती हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है, ठीक है, कि अगर कोई सी भी आपसे पूछ ले कि भाई एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज इन, आगे उसने डैश कर दिया, नीचे ऑप्शन दे दिया, बताओ कहाँ बनती, ग्लोबुलिन कहाँ बनती, फाइब्रिनोजन कहाँ बनती, तो आपको सब पे एक ही लगाना है कि भाई सारी की जितनी भी है ना, जितनी भी तीनों की तीनों प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी प्रोटीन्स लिवर में बनती हैं, ठीक है, सारी की सारी। बस आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि एक को छोड़कर, ग्लोबुलिन में अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये 3 टाइप की ग्लोबुलिन है। इसमें जो गामा ग्लोबुलिन है इसको छोड़कर बाकी एल्ब्यूमिन भी, ग्लोबुलिन की दोनों अल्फ़ा, बीटा और फाइब्रिनोजन, ये सारी की सारी लिवर में बनती हैं। गामा ग्लोबुलिन लिवर में नहीं बनती, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, ठीक है। एल्ब्यूमिन इट इज सिंथेसाइज इन लिवर, लिवर में बनती है। प्रेजेंट इन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, हाई कंसनट्रेशन में पाई जाती है। रेगुलेट करती है ब्लड के वॉल्यूम को, ट्रांसपोर्ट करती है वाइटल न्यूट्रिएंट्स को, रेस्पॉन्सिबल होती है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। ग्लोबुलिन की बात करें तो ये भी लिवर में बनती है, सिंथेसाइज इन लिवर, और लिम्फॉइड टिश्यूज़ में बनती है ये। लिम्फॉइड टिश्यू में क्या बनेगा, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। और प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ और इम्यून सब्सटेंसेस, ठीक है, एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाने का काम करती है, और जो इम्यून सब्सटेंस है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। बेसिकली ग्लोबुलिन प्रोटीन 3 टाइप की होती हैं, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, अल्फ़ा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन। अल्फ़ा ग्लोबुलिन कॉपर कैरिंग प्रोटीन होती है, बीटा ग्लोबुलिन आयरन कैरिंग प्रोटीन होती है। गामा ग्लोबुलिन में जो है इंक्लूड्स आती हैं वेरियस टाइप की जो एंटीबॉडीज़ हैं, जैसे कि IgA, IgM, IgG, IgE, ठीक है, ये 4 टाइप की, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इसमें आती हैं गामा ग्लोबुलिन में, ठीक है। फाइब्रिनोजन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ये भी लिवर में बनती है, सिंथेसाइज इन लिवर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड के कोगुलेशन में रेस्पॉन्सिबल होती है, ये हम कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग की जो एज अ प्रोसेस है उसमें रेस्पॉन्सिबल होती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ब्लड क्लॉटिंग क्या है, तो भाई अगर आपका हाथ, ठीक है, पे कट लग जाए, फॉर एग्जांपल ये उंगली थी मेरी फिंगर और यहाँ पर कट लग गया किसी ब्लेड से, छुरी से, ठीक है, कट लग गया, ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो गई, तो इस ब्लीडिंग के रुकने की जो प्रोसेस होती है कि थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर खुरंट सा जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो ब्लड्स वगैरह है वो यहाँ पर थोड़ा सा जमना शुरू हो जाता है और ब्लड बहना रुक जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है इसमें मदद करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, पूरी ब्लड क्लॉटिंग के जो एज अ मतलब मैकेनिज्म है आपको काफ़ी अच्छे से मैं समझाऊंगा। कौन से लेक्चर में, 3rd लेक्चर में। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, इंक्लूड करते हैं एंड प्रोडक्ट्स डाइजेशन के, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, मिनरल्स, फॉस्फोलिपिड एक्सेट्रा। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये क्या है, भाई फॉर एग्जांपल आपने पार्ले जी का बिस्कुट खाया 5 वाला, ठीक है, पार्ले जी का बिस्कुट आपने खाया, तो उस पार्ले जी के बिस्कुट में क्या क्या होगा, उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, विटामिन भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन क्या ब्लड में वो ऐसे ही घुल जाएगा, नहीं, उसमें से जो उसमें जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, प्रोटीन्स टूटेंगे एमिनो एसिड्स में, फैट टूटेगा फैटी एसिड्स में, ठीक है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फिर ये सारी की सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी जो कि एंड प्रोडक्ट हैं डाइजेशन का, ठीक है। तो ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, इसमें इंक्लूड्स करता है यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, एक्सेट्रा, ठीक है। हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये भी प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंटीबॉडीज़ भी प्लाज्मा में पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि हमें बात करिए भाई IgA है, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन E, ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन D, ठीक है, IgD। तो ये सारी की सारी जो एंटीबॉडीज़ हैं ये पाई जाती हैं। बेसिकली एंजाइम्स पाई जाती हैं जैसे कि लाइपेज है, अमाइलेज है, प्रोटीज है, एक्सेट्रा, किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये था प्लाज्मा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। तो ब्लड कॉर्पसल्स में
यानी कि ब्लड सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ब्लड सेल्स क्या होती हैं? रक्त की कोशिकाएं, खून की जो सेल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, या कह सकते हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, 3 टाइप की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, आपने पढ़ी होंगी क्लास 9 से, और उससे भी पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स ऑल्सो कॉल्ड, ब्लड कॉर्पसल्स को हम क्या बोलते हैं? और ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या हिमेटोपोइटिक सेल्स भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, ऐसी सेल्स होती हैं दैट्स मेक अप द ब्लड, जो कि ब्लड बनाती हैं, खून बनाती हैं। ठीक है, बेसिक जाहिर सी बात है कि भाई ब्लड वाली सेल हैं, ब्लड सेल हैं तो ब्लड ही बनाएंगी। ठीक है, कंस्टिट्यूट करती हैं 45% ब्लड का वॉल्यूम, यानी कि ब्लड में 45% ब्लड सेल्स होती हैं। पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, बेसिकली 3 टाइप के ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, ये हम इसको बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स। नाम ध्यान में रखना है, इरिथ्रोसाइट भूल मत जाना बिल्कुल भी। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ठीक है, साइट का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल। ठीक है, इरिथ्रो से रेड, और ल्यूको का मतलब होता है वाइट, साइट का मतलब सेल। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल, ये हम इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट कह सकते हैं। ठीक, दूसरी जो सेल्स पाई जाती हैं वो है वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज़ डब्ल्यूबीसीज, और ल्यूकोसाइट्स इसको कहती हैं। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिख सकता है एग्जामिनर कि भाई राइट अ नोट ऑन ल्यूकोसाइट। तो अगर आप भूल गए, आप वहाँ पे सोचोगे यार ल्यूकोसाइट क्या है, घर पर आके देखोगे तब पता चलेगा यार ये तो डब्ल्यूबीसीज के बारे में था, इसको मैं छोड़कर आ गया क्वेश्चन को। तो बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम ध्यान में रखते हुए चलना। प्लेटिलेट्स, दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स क्यों लिखा हुआ? थ्रोम्बो, थ्रोम्बो का मतलब थ्रोम्बस जम जाता है। ठीक है, खंड जम जाता है ना यहाँ पर, ये क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं क्लॉटिंग का काम करती हैं, बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह रिलीज करती हैं, तो थ्रोम्बोसाइट से याद रखना है प्लेटलेट्स। ठीक, तो आज का क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम रेड ब्लड सेल्स को कंप्लीट करेंगे, इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसके डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, इसको हम पढ़ेंगे आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में। ठीक, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, आरबीसीज, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल, या हम कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉल, रेड ब्लड सेल्स कैसी होती हैं भाई? स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, बाई कॉनकेव होती हैं। बाई कॉनकेव का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट, दूसरी नोटबुक ले लेते हैं एक। देखो बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव इस टाइप का इसका शेप होता है। ठीक है, इस टाइप का इसका शेप होता, दोनों तरफ से बाई कॉनकेव है ना, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ से बाई कॉनकेव, यहाँ से भी कॉनकेव और यहाँ से भी कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेव शेप है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, बाई कॉनकेव शेप की होती हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि भाई ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं। और डिस्क शेप की, डिस्क, ठीक है, डिस्क शेप सेल्स होती हैं ये, जो कि सस्पेंडेड रहती हैं, घुली हुई रहती हैं, किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, और रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। न्यूक्लियस नहीं होता किसमें? रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, बट हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, लेकिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, द नॉर्मल आरबीसी काउंट, और जो नॉर्मल आरबीसी काउंट है कितनी मात्रा में पाई जाती है ये ब्लड में? 4.5 to 5 मिलियंस पर क्यूबिक mm, यानी कि 4.5 से 5 मिलियन तक पाई जाती हैं पर क्यूबिक mm ब्लड में। ठीक है, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख का होता है, तो इस हिसाब से 4.5 to 5 मिलियन कितने हुए? 45 लाख से लेकर 50 लाख। ठीक है, कि करीब जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो पाई जाती हैं पर क्यूबिक mm ब्लड में, जो इसकी नॉर्मल रेंज है। तो इससे क्या होगा कि जब आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, हीमोपोइटिक सिस्टम, तब आप रिपोर्ट्स वगैरह में जो होती है ना, कंप्लीट सीबीसी की जो टेस्ट होता है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें सारी की सारी चीज़ें आती हैं, भाई प्लेटलेट्स कितनी हैं, आरबीसीज कितनी हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज कितनी हैं, मोनोसाइट्स कितनी आ रही हैं, ल्यूकोसाइट्स कितनी आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से उसमें समझ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी आपको रिपोर्ट पढ़नी भी आ जाएगी कि भाई इस वैल्यू से ज़्यादा है, इस वैल्यू से कम है, कम है तब भी परेशानी, ज़्यादा है तब भी परेशानी, बेसिक।
दे आर सिंथेसाइज इन द रेड बोन मैरो। किस में बनती हैं भाई? आरबीसीज रेड बोन मैरो में बनती हैं। फाउंड एट द एंड ऑफ, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट बॉन्ड्स के एंड में पाया जाता है, ठीक है, उसमें बेसिकली आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। एंड एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीज 120 डेज, 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं, ठीक है, 120 दिन तक का इनका लाइफ स्पान होता है। आरबीसीज सर्व इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स हमारी बॉडी में ये सर्व करती हैं, ठीक। तो ये था आरबीसीज के बारे में, रेड ब्लड सेल्स, ये एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी फंक्शंस के बारे में कि भाई आरबीसीज का फंक्शन क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ द आरबीसीज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन पहली लाइन में यहाँ पर लिखा गया है, क्या? इट ट्रांसपोर्ट द गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कि क्या करती है ये? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जब आप सांस लेते हो, अभी आप सांस ले रहे हो, ठीक है, किसी रूम में बैठकर ये लेक्चर देख रहे होंगे, मैं भी एक रूम में बैठकर ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं भी लगातार सांस ले रहा हूँ, आप भी लगातार सांस ले रहे हो, ठीक है, मैं भी लगातार सांस छोड़ रहा हूँ, आप भी लगातार सांस छोड़ रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारी टिश्यूज़ तक पूरी बॉडी में कैसे पहुंची? ब्रेन में ऑक्सीजन कैसे पहुंची, ठीक है, लिवर में ऑक्सीजन कैसे पहुंची, हमारी जो पैर का अंगूठा है उसमें ऑक्सीजन कैसे पहुंची? कैसे पहुंची भाई? कौन लेकर गया? आरबीसीज लेकर गई, आरबीसीज लेकर गए। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है पूरी बॉडी में, हमारी ब्रेन में, हार्ट में, पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हार्मफुल है, रिमूव करना ज़रूरी है, बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से, ठीक है, बाहर तक, लंग्स तक लेकर जाने का काम कौन कर रहा है? वो भी आरबीसीज कर रही हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती हैं द गाड़ी के तौर पर, ठीक है, कार होती है ना, कार, इसको आरबीसीज को आप कार के तौर पे मानो कि ऑक्सीजन को बिठाएगी ये, ठीक है, और कहाँ छोड़ कर आएगी? टिश्यूज़ तक छोड़ कर आएगी, ठीक है। फिर जब टिश्यू में छोड़ेगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगी? उस कार से ऑक्सीजन को उतार देगी और अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बिठा लेगी। फिर कार ये चलकर कहाँ पर आएगी? आरबीसीज लंग्स के पास और लंग्स से बाहर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करती है गैसेस को, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज ऑक्सीजन के उसमें ऐसा मतलब, ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। आरबीसीज हेल्प टू मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, ब्लड का जो गाढ़ापन है, विस्कोसिटी है, उसको भी मेंटेन करती है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आरबीसी मेंटेन करती है एसिड बेस बैलेंस को, बफरिंग एक्शन से हीमोग्लोबिन के, ठीक है, हीमोग्लोबिन के। आरबीसी मेंटेन करती है आयरन बैलेंस को बॉडी में, सपोर्ट करती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, जो हमारी सेल्स में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, उसको सपोर्ट करती है। हैव एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, और इसी के साथ साथ में मदद करती हैं इम्यून फंक्शन में, बॉडी का जो इम्यून फंक्शन है उसमें भी मदद करती है। तो ये था बेसिकली फंक्शन आरबीसीज का। तो नेक्स्ट जो हमारे इसमें टॉपिक है वो है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो, देखो पोइसिस जहाँ पर भी वर्ड आ जाए ना, समझ लेना किसी चीज़ का बनने की बात हो रही है। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, पोइसिस का मतलब किसी चीज़ का बनना, फॉर्मेशन, जैसे कि हीमोपोइसिस में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा होता, इरिथ्रोपोइसिस में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है बॉडी में। इन फीटस, फीटस यानी कि माँ के पेट में जो बच्चे होते हैं, माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं फीटस। फीटस में आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द लिवर, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो, ठीक है। फीटस में आरबीसीज कहाँ पर बनती हैं? लिवर में बनती हैं, स्प्लीन में बनती हैं, रेड बोन मैरो में बनती हैं। बट आफ्टर बर्थ, लेकिन जब उस बच्चे का जन्म हो जाता है, बर्थ के बाद में, दे आर ओनली फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन्स, ठीक है। तो बर्थ के बाद में सिर्फ और सिर्फ जो आरबीसीज बनती हैं वो किस में बनती हैं? रेड बोन मैरो में बनती हैं। बोन्स का जो रेड बोन मैरो है, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स जैसे कि फीमर है, ह्यूमरस है, रिब्स है, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ लिया होगा, चैप्टर 4 जो था, ठीक है, ऑसियस सिस्टम, उसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। स्टर्नम है, पेंडिकुलर, लॉन्ग बोन्स हैं, वर्टिब्री है। तो इसमें जो लॉन्ग और शॉर्ट बोन्स हैं, इसका जो रेड बोन मैरो है, इसमें बेसिकली आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
बोथ विटामिन B12 भी और विटामिन B9 भी। विटामिन बी का केमिकल नेम है साइनोकोबैलेमिन, विटामिन B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। ये दोनों के दोनों विटामिन रेस्पॉन्सिबल हैं, नेसेसरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आरबीसीज की फॉर्मेशन में, आरबीसीज की डेवलपमेंट में। इसलिए जब किसी को खून की कमी हो जाती है तो उसको जो टैबलेट्स देते हैं उस पर लिखा हुआ रहता है कि भाई फॉर एग्जांपल साइनोकोबैलेमिन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ठीक है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ठीक है, क्योंकि इस विटामिन, ये जो विटामिन हैं ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं डेवलपमेंट में आरबीसीज के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे इसमें टॉपिक है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, दैट इज़ ESR। ये क्या है भाई? इट इज़ द रेट, ऐसा रेट है एट विच, जिस पर आरबीसी सिंक टू द बॉटम व्हेन प्लेस इन अ वर्टिकल कॉलम आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट। यानी कि हमने थोड़ा सारा ब्लड लिया, ठीक है, उस ब्लड में हमने एंटीकोगुलेंट मिला दिया, ठीक है, तो जब हम उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो आरबीसीज हैं वो सारी की सारी सिंक कर जाएंगी, बैठ जाएंगी बॉटम में, ठीक है। जो हमने वर्टिकल कॉलम जो भी हमने लिया, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, तो उस टेस्ट ट्यूब के जो बॉटम है उसमें सारी की सारी आरबीसी सिंक करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है, इसे इसको हम बोलते हैं ESR। तो किस रेट पर वो सिंक कर रही हैं, किस रेट पर वो नीचे जाकर बैठ रही हैं, उसी रेट को हम बोलते हैं ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR इन मेल इज़ 3 to 5 mm पर आवर, ठीक है। जो नॉर्मल वैल्यू है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की मेल में वो कितनी है? 3 से लेकर 5 mm तक, एक घंटे में 3 से 5 mm तक, 3 से 5 mm तो बहुत कम हो गया, 3 से 5 mm तक, ठीक है, बैठ जाती हैं एक घंटे में। किस में? मेल के केस में। फीमेल्स के केस में 4 to 7 mm तक बैठ जाती हैं एक घंटे में पर आवर। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक। पैथोलॉजिकली ESR इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग डिजीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, रूमेटिक फीवर, ठीक है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के केस में, ये डिजीज़ वगैरह में, ठीक है, रूमेटिक फीवर में इनका रेट बेसिकली बढ़ जाता है, ESR का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था टॉपिक। नेक्स्ट अब हमारे इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, यानी कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या बीमारियां हैं आरबीसीज की, ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़ हैं, किससे क्या हो जाता है, जैसे कि एनीमिया, खून की कमी हो जाना, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, आरबीसीज का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो फर्स्ट है पॉलीसाइथेमिया। पॉली का मतलब ज़्यादा, थीमिया मतलब इंक्रीज़ हो जाना है किसी चीज़ का, ठीक है, पॉली का मतलब ज़्यादा, तो मीन्स दैट इंक्रीज़ होना किसी चीज़ का। तो आरबीसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज ए कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन होती है पॉलीसाइथीमिया इन विच, जिसमें देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, के आरबीसीज के नंबर में इंक्रीज़ हो जाता है, आरबीसीज का नंबर बढ़ जाते हैं। कितनी थी आरबीसीज? 4.5 to 5 मिलियन थी, 45 लाख से 50 लाख थी, तो इससे बढ़ जाएंगी, 60 लाख हो जाएंगी, 70 लाख हो जाएंगी, 65 लाख हो जाएंगी, 6.5 मिलियन हो जाएंगी, इतनी, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें है सेकंड जो है वो है अनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाना, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन है इन विच, जिसमें देयर इज़ एन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, जिसमें आरबीसी का नंबर घट जाता है, यानी कि 4.5 मिलियन, 4.5 to 5 मिलियन जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम हो जाता है, 3.5 मिलियन, 4 मिलियन, ठीक है, या 3 मिलियन, ठीक है, इतना हो जाता है, या हीमोग्लोबिन का, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एरिया एनीमिया है, यानी कि आयरन की कमी से हो जाना है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। तो ये बेसिकली डिसऑर्डर्स हैं रेड ब्लड सेल्स की, ठीक। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, और इसके बाद में ये लेक्चर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसीज में पाया जाता है। क्या है? एक टाइप का पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इरिथ्रोसाइट्स का। इट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द इरिथ्रोसाइट। हीमोग्लोबिन क्या है भाई? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इरिथ्रोसाइट्स का। द रेड कलर ऑफ आरबीसीज इज़ ड्यू टू दिस पिगमेंट। जो लाल कलर होता है ना आरबीसीज का, वो बेसिकली इसी पिगमेंट की वजह से होता है, या खून का जो लाल कलर होता है वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है। इट कंटेन्स ग्लोबिन, ये कंटेन करता है ग्लोबिन, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन है, विच इज़ कॉन्जुगेटेड विद हीम, जो कि हीम के साथ में क्या है? कॉन्जुगेटेड है। अब जो हीम मॉलिक्यूल है, यानी कि हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। जो हीम मॉलिक्यूल है वो कंटेन करता है 4 पायरोल रिंग्स, ठीक है, विद आयरन के साथ में इन द सेंटर ऑफ आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज के सेंटर में। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट है ह्यूमन बॉडी में वो लगभग 14.5 ग्राम है पर 100 ml ऑफ ब्लड। 14.5 से लेकर 15 ग्राम तक 100 ml ब्लड में होना चाहिए हीमोग्लोबिन,
तो इससे आप पता लगा सकते हो कि भाई ब्लड की कमी तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। आता है ना बेसिकली नॉर्मल वैल्यू जो लिखी हुई रहती है, रिपोर्ट्स वगैरह आप आसानी के साथ में इसमें देख सकते हो कि 14.5 ग्राम से अगर कम है तो खून की कमी है, इससे ज़्यादा है तो मतलब वो ज़्यादा है, बेसिकली सिंपल। फंक्शंस ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है मैंने आपको बता दिया था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के। जो फंक्शंस हैं हीमोग्लोबिन के वो क्या हैं, आर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक। दूसरा फंक्शन मेंटेन ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, ठीक है। एज अ सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन के फॉर्मेशन में एज अ सोर्स के तौर पर फंक्शन करती है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा ब्लड क्या होता है, उसकी कंपोजिशंस के बारे में हमने पढ़ा। दो चीज़ों से मिलकर ब्लड बना हुआ होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड कार्पसेल्स। तो प्लाज्मा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें जो उसमें प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है, और जो जो उसके अंदर पाया जाता है सब हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने जो 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, इसमें हमने आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जितने भी उसके जो डिसऑर्डर्स थे वो हमने पढ़ लिए, आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हमने पढ़ लिया, बिल्कुल अब कुछ बचता ही नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा आरबीसीज को कंप्लीट कर लिया आज के इस फर्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा चैप्टर 5 का हीमोपोइटिक सिस्टम का, वो सेकंड लेक्चर होगा। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। और पूरा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसके अंदर जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज के। और जो डब्ल्यूबीसीज के डिसऑर्डर्स हैं, ल्यूकोसाइटोसिस है, ल्यूकोपेनिया है, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज का नंबर कम हो जाना या बढ़ जाना, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में, ठीक। तो बिल्कुल भी कोई भी पार्ट कोई भी वीडियो स्किप ना करना है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और इतना तो हक़ आपका भी बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में और अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करूँ, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, सो दैट उसके लिए कमेंट करो। अदरवाइज़ व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है हमारा 8218388837, ठीक है। ये नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। तो वहाँ से हम आप एज अ व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइप की हेल्प के लिए, ठीक है। कोई भी बात है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी परेशानी हो रही है, उस पर बेसिकली अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हो, ठीक है, चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।